और इस वक्त की बड़ी खबर, गोड्डा में सैलून गोलीकांड में 2 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस ने हत्यारों को पकड़ने के लिए छापेमारी अभियान तेज कर दिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 4 लोगों के इस कांड में शामिल होने के सबूत मिले थे। इन चारों की धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार दबिश बना रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने अपराधियों की तलाश में बिहार में बांका जिले के शंभूगंज में छापेमारी की और इस दौरान अपराधियों ने फायरिंग भी की है, जिसमें एसडीपीओ बाल बाल बच गए। गोली उनके गले को छूती हुई निकल गई। इस दौरान दोनों ओर से फायरिंग हुई, जिसके बाद पुलिस ने हत्याकांड में शामिल एक अपराधी को पकड़ लिया। वहीं बाइक भी जब्त की गई है। हालांकि इस दौरान एक अपराधी यहां से भागने में सफल रहा, जिसकी तलाश अब इस वक्त जारी है। घर घेर लिए। घर घेरने के बाद एक खिड़की से हम ही खुद देख रहे थे, हम और एक टेक्निकल सेल का सिपाही था जो टच दिखा रहा था, उसी में देख रहे थे। देखने के दरमियान जो एक इस कांड में जो बाइक चला रहा था उसका नाम अभिषेक है, अभिषेक कुमार सिंह या अभिषेक सिंह जो भी है, उसने वहाँ सोया हुआ था। जब तक ये टच दिखा के जब तक बोला गया कि दरवाज़ा खोलो, उसने हम पर खिड़की की तरफ से फायर कर दिया और उसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग होने लगी। लगभग 10-12 फायर उन्होंने किया। हम लोग भी उसके जवाब में हम भी किए फायरिंग। बाइक प्रयोग हुआ था, उस बाइक को हम लोग लिया। एक आदमी और जो वहाँ से आया था ये अभिषेक के साथ, जो चालक है उसके साथ, उसको भी हमने अरेस्ट किया। और सहयोगी अजीत कुमार सिंह हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर गोड्डा से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजीत, इस पूरे हत्याकांड के पीछे एक वजह क्या सामने आ रही है, क्योंकि एक शख्स जो इस पूरे हत्याकांड में शामिल था वो गिरफ्त में है? जी मैं बताऊं आपको कि जो गिरफ्त में है वो एक संदिग्ध जरूर है, मगर इस कांड में जिस तरह से जांच आगे बढ़ी, इसमें 4 लोगों के संलिप्त होने की बात सामने आ रही है, जिनमें से सीसीटीवी के आधार पर जो फुटेज सामने आया उसमें 3 थे और जांच के जब आगे बढ़ी तो चौथा शख्स भी सामने आया। इस चौथे शख्स को और जो एक सहयोगी उसका था जो कि बांका बिहार का रहने वाला था, उसके बारे में सूचना मिली थी, जिसके आधार पर एसडीपीओ गोड्डा के द्वारा टीम बनाकर देर रात जो है वहां रेकी की गई थी। और जब उस घर को घेरा गया तो वहां घटना में प्रयुक्त जो बाइक थी वो सामने नजर आया। इससे इन्होंने ये आश्वस्त हो गए कि अपराधी यहीं छिपे हुए हैं और खिड़की से जब इन्होंने देखा तो एक अपराधी को सोए हुए पाया और जब उसको उठाने का प्रयास किया गया, उसी समय अंदर से ही फायर खोल दिया गया, जिसमें एसडीपीओ को गले को छूती हुई गोली पार हो गई और ये बाल बाल बचे हैं। तो अंधेरे का लाभ उठाकर बाकी जो अजीत, जिन 4 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है उन्हीं में से एक शख्स गिरफ्त में है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जो 4 लोग थे, हालांकि सीसीटीवी में 3 आई थी बात सामने, मगर ये चौथा शख्स भी जांच के क्रम में आया कि नहीं, ये चौथा शख्स भी इस कांड में शामिल था। वजह का खुलासा हो पाया? जी वजह अभी तक जब तक उनसे पूछताछ अभी हो रही है, पूछताछ के बाद ही घटनाक्रम का पूरा खुलासा हो पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत इस तमाम जानकारी के लिए। अरे वो आपका बात हम मान रहे हैं। साइबर अपराध को रोकने के लिए जामताड़ा पुलिस की मुहिम अब रंग ला रही है। पुलिस ने सितंबर में साइबर क्रिमिनल पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की, जिसमें 40 से अधिक साइबर अपराधियों को जेल भेजा गया। अब जामताड़ा पुलिस ने अक्टूबर में प्रहार शुरू कर दिया है। इसके तहत पहले दिन ही फिक्सिंग करते हुए 6 लोगों को पुलिस ने रंगे हाथों दबोच लिया। इनके पास से 13 कीमती स्मार्ट मोबाइल, अनेक सिम कार्ड, 3 एटीएम कार्ड, 6 बैंक पासबुक सहित 2 बाइक जब्त की गई है। इनमें से 2 साइबर ठग कई बार जेल जा चुके हैं। वहीं पुलिस बाकी 4 अपराधियों की हिस्ट्री खंगालने में जुटी हुई है। आज करमाटांड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुरवा में एक रेड हुआ था, जिसमें 6 साइबर अपराधी की गिरफ्तारी हुई थी। उनके पास से हम लोगों को 13 मोबाइल, 3 एटीएम कार्ड, 6 बैंक पासबुक और 2 मोटरसाइकिल जब्त किया गया है। साइबर अपराध थाना में कांड दर्ज किया। इसे रोकने के लिए सर आगे और क्या प्रयास किया जा रहा है? लगातार हम लोग की छापामारी अभियान जारी रहेगी। और बहुचर्चित मैनहर्ट नियुक्ति घोटाला का जिन एक बार फिर से बाहर निकला है। विधायक सरयू राय के आवेदन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी जांच एसीबी से कराने की सहमति दे दी है। सरयू राय की मांग पर मुख्यमंत्री ने इसकी मंजूरी दी। इस मामले में पूर्व सीएम रघुवर दास पर आरोप लगते रहे।
अब एसीबी को जांच शुरू करने की अनुमति के बाद जल्द ही जांच शुरू किए जाने की संभावना जाहिर की जा रही है। जानकारी दे रहे राज्य संवाददाता भुवन किशोर झा। 2005 में राजधानी रांची में सीवरेज ड्रेनेज का काम करने वाली सिंगापुर की कंपनी मैनहर्ट की नियुक्ति अनियमितता मामले की जांच अब एसीबी करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एसीबी के द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर सहमति जता दी है और इस मामले की जांच अब एसीबी के द्वारा किया जाएगा। दरअसल तत्कालीन नगर विकास मंत्री रघुवर दास एवं अन्य पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए विधायक सरयू राय ने इसकी जांच एसीबी से कराने की मांग की थी और इस संबंध में सरयू राय ने मुख्यमंत्री से लेकर के एसीबी के समक्ष आवेदन देकर यह गुहार लगाया था कि इस नियुक्ति प्रक्रिया में जिस तरह से गड़बड़ियां हुई हैं इसकी जांच एसीबी से कराई जाए। कुल मिलाकर के अब एसीबी इस मामले की जांच करेगी और जल्द ही इस मामले की जांच की शुरुआत होने की संभावना जताई जा रही है। कैमरा पर्सन केडी के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। और इस वक्त बड़ी खबर, झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग की तरफ से नया टैरिफ जारी किया गया है। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग का ये नया टैरिफ, जिसमें प्रीपेड मीटर पर 3% की विशेष छूट दी जा रही है। सिक्योरिटी मनी की वापसी का भी प्रावधान इसमें है, जिसमें 2 महीने तक बिजली कंपनी बिल नहीं देगी तो 1% की उसे छूट मिलेगी। ये बड़ी खबर इस वक्त, झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग का ये नया टैरिफ, जिसमें प्रीपेड मीटर पर 3% की विशेष छूट हासिल होगी और सिक्योरिटी मनी की वापसी का भी प्रावधान इसमें तय किया गया है। 2 महीने तक बिजली कंपनी बिल नहीं देगी तो 1% की छूट हासिल होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त, झारखंड में बिजली का नया टैरिफ सामने आता हुआ। प्रीपेड मीटर पर 3% की विशेष छूट मिलेगी। वहीं सिक्योरिटी मनी जिसे जमा किया जाता है उसके वापसी के भी प्रावधान इसमें सुनिश्चित किए जा रहे हैं। 2 महीने तक बिजली कंपनी बिल नहीं देगी तो 1% की छूट। विस्तृत एक रिपोर्ट जो हम लोग दिए हैं आपको, एक सिनॉप्सिस, वो हमको लगता है बिंदुवार और विस्तृत है, कहीं कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मूल बात जो हम बोले कि 14 पॉइंट हैं कि विद्युत दर में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, मीटर रेंट की वसूली बंद हो गई, डीपीएस दर जो 18% प्रतिवर्ष रहता था वो 12% हम लोग कर दिए हैं समय देखते हुए। सेंटर्स में सीआरसी में भी यही है, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग में भी यही है। ऑनलाइन, डिजिटल और ड्यू डेट में पेमेंट करने के लिए 1% के छूट को प्रावधानित किए हैं। बिल यदि 2 माह तक नहीं देते हैं, तीसरे माह में 1% का छूट देना होगा उपभोक्ता को, ये है। फिर घरेलू उपभोक्ता में ऐसे ही जाकर के लोड चेक करेंगे, इस तरह से ये इंस्पेक्टर राज को हम लोग ये किए हैं डिस्करेज के, कोई बहाना बना के उपभोक्ता को ये न कहरास ना हो, ये प्रयास किए हैं। और ये अक्टूबर माह से लागू है और बिना छूट के है, ये कॉस्ट लागत के आधार पर कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ है। यही मुख्य बात है। विशेष सब आपको दे दिए हैं, कहीं कोई कठिनाई हो तो स्वागत है, आप स्पष्टीकरण ले सकते हैं। सर, ये जो टैरिफ जो लागू किया गया किस तरह से होगा, अक्टूबर से शुरू करेंगे? ये अक्टूबर से लागू होगा, क्योंकि ये तो लागू 1 अप्रैल से लागू होना था, लेकिन कोविड के पीरियड जन सुनवाई हम लोग को करनी पड़ती है अधिनियम के अंतर्गत। तो कोविड के चलते बहुत सा लॉकडाउन ये वो सब समस्याएं रही, तो जन सुनवाई हो नहीं पाई। बाद में हम लोग वर्चुअल मोड से सुनवाई किए और जन सुनवाई के बाद ये आदेश निकला है। 1 अप्रैल से ये प्रभावी होना चाहिए था, लेकिन हम लोग 1 अक्टूबर से कर रहे हैं। फिर नए साल के लिए नया टैरिफ पिटीशन आएगा। आप लोग तो पहले टैरिफ कैसे निर्धारित होता है पता होगा, हम थोड़ा सा बता देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी अधिनियम की धारा 62 और 63 में टैरिफ का निर्धारण होता है। 63 में ये प्रावधान है कि कॉम्पिटिटिव बिडिंग के आधार पर टैरिफ निर्धारित होगा और 62 में ये 62 धारा में ये है कि आपको ये बताना होगा कि क्या क्या आपने खर्च किए, उसी के आधार पर हम टैरिफ निर्धारित करते हैं। तो बिजली उपभोक्ताओं के हित में एक बड़ा कदम, जिसमें 2 महीने तक अगर बिजली कंपनियां आपको बिल नहीं देती हैं तो 1% की छूट आपको तीसरे महीने में हासिल होगी और साथ ही साथ अब मेंटेनेंस को लेकर के भी आपके रिफंड मनी भी आपके पास होगी। मैनहर्ट घोटाले को लेकर सरयू राय के तेवर अब तल्ख दिख रहे हैं। उनका यह कहना है कि जब भी इस घोटाले की जांच हुई है, इसमें भ्रष्टाचार की बात सामने आई। वहीं उन्होंने कहा कि मामले को लेकर उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को भी कई बार इससे अवगत कराया, लेकिन उनकी बातों को अनसुना कर दिया गया। हुआ है हर स्तर पर।
पहले परामर्शी था, काम 2 परामर्शी कर रहे थे, उनको हटाने में षड्यंत्र हुआ। हाईकोर्ट के आदेश पर आर्बिट्रेटर बहाल हुए, केरला के रिटायर्ड चीफ जस्टिस। उन्होंने कहा कि इसको हटाना गलत था। 3 करोड़ 16 लाख रुपया जुर्माना किया उन्होंने। उसके बाद इसको बहाल किया। ये अयोग्य था, योग्यता नहीं थी। फिर भी मंत्री के आदेश से कहा गया कि नहीं, इसी टेंडर को आप फाइनल करिए साहब। तो हर जगह पर षड्यंत्र हुआ है, इसमें कंस्पिरेसी हुई है। क्या बात रहा है, ये कौन सा ऐसा आदमी था, सिंगापुर की फर्म के पीछे क्या ताकत थी, तो उसका खुलासा मैं हमेशा ही करते रहा। और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे शीर्ष के नेता हैं, मेरी तो शिकायत उनसे है कि मैं आपको बात बताता था, आप भरोसा नहीं करते थे। अब तो हाईकोर्ट ने भी कहा, हाईकोर्ट के कहने पर, मेरे कहने पर भी और हाईकोर्ट के कहने पर भी एसीबी जांच रही। एंटी करप्शन ब्यूरो को जांचने के लिए कुछ नहीं, एफआईआर करके मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करने की बात उसमें है। तो क्या मुंह दिखाएंगे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष स्तर के नेता लोग। तो झारखंड में मैनहर्ट घोटाले की जांच एसीबी से कराने के सीएम की ओर से जारी निर्देश के बाद अब राजनीति गर्म हो गई है। जेएमएम ने अभी और घोटालों की जांच होने की बात कही। वहीं कांग्रेस ने सरयू राय पर निशाना साधते हुए हेमंत है तो हिम्मत है का नारा बुलंद किया। इधर बीजेपी पूरे मामले में बचाव की मुद्रा में है। एसीबी ने उस समय फाइल भेजी थी सैंक्शन के लिए, अनुमति के लिए, ताकि एफआईआर दर्ज हो सके और आगे कार्रवाई हो सके। लेकिन उस समय कानून को बंधक बना लिया गया। उस समय कानून ने अपना काम नहीं किया। तो यहाँ स्पष्ट है कि जो दोषी होगा, जिन्होंने घोटाले किए, कंबल घोटाले और भी कई घोटाले हैं, अभी तो एक घोटाला तो कार्रवाई शुरू हुई है। आदरणीय सरजू राय जी ने जिस तरह से मामले को उठाया था, पिछले 10 वर्षों से 15 वर्षों से क्या कर रहे थे। जब पिछले 5 साल मंत्री रहे तब तो कुछ कर नहीं पाए। ये तो हमारी सरकार, और हेमंत है तो हिम्मत है जो लोग कहते हैं। आज में जो सही होगा, क्या मामला है, नहीं है, गलत है, सही है, इतना में मैं गया ही नहीं, कभी सोचा भी नहीं कभी। बस इतना ही जानता हूँ कि भाई जो सही है वो सही होगा, जो गलत है वो गलत होगा। झारखंड में जेएमएम ने बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए आरजेडी को सम्मानजनक सीटें दी, लेकिन क्या बिहार में जेएमएम को भी मन मुताबिक सीटें मिल पाएंगी? ऐसी खबरें हैं कि आरजेडी ने जेएमएम की डिमांड को खारिज कर दिया है, वहीं जेएमएम ने इससे इनकार किया है। पार्टी महासचिव का यह कहना है कि गठबंधन को लेकर वार्ता अंतिम दौर में है और पार्टी को सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। गठबंधन की बातचीत, सीट शेयरिंग की बातचीत अंतिम दौर में है और झारखंड मुक्ति मोर्चा लगभग 1.5 दर्जन सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर चुकी है और उन 1.5 दर्जन सीटों के बारे में भी गठबंधन के लोगों को बताया जा चुका है कि हमें ये सीट क्यों चाहिए और किस परिस्थिति में हम इस सीट को जीत सकते हैं। ये सारी बातें गठबंधन के साथियों को बताई जा चुकी है और हमको लगता है कि अंतिम दौर में जो बातचीत है वो आज या कल इस पर फैसला हो जाएगा और फिर हम लोग बिहार के राजनीति में, वहाँ के चुनावी प्रक्रिया में भाग लेंगे। दुमका जिला मुख्यालय स्थित नगर भवन में 6 साल से ताला जड़ा हुआ है। साल 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान यहां ईवीएम कोषांग बनाया गया था। चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोरेन कोर्ट में चले गए थे, जिसके बाद सभी ईवीएम को नगर भवन में सुरक्षित रखकर सील कर दिया गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में सुनील सोरेन ने अपनी जीत के बाद केस वापस ले लिया। इस बीच ईवीएम रखने के लिए वेयर हाउस भी बनकर तैयार है, लेकिन यहां से ईवीएम को शिफ्ट नहीं किया जा सका। जायजा लिया दुमका संवाददाता पंचम झा ने। जिस उद्देश्य से दुमका में नगर भवन बनाया गया था, उस उद्देश्य की पूर्ति विगत कई वर्षों से नहीं हो पा रही है। आपको हम दिखाना चाहेंगे नगर भवन दुमका का नज़ारा। यह मुख्य द्वार है और जैसे ही हम इसके अंदर जाते हैं, जो भवन बना हुआ है उसमें वर्ष 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसके बाद ईवीएम को रखा गया सील करके और आज तक ईवीएम यूं ही पड़ा हुआ है। 2014 से पहले की अगर बात करें तो चूँकि यह स्थल शहर के बीचों बीच है और यहाँ के लोगों को सामाजिक कार्यक्रम के लिए यह भवन नगर परिषद द्वारा उपलब्ध कराया जाता था, लेकिन ईवीएम के रखे जाने के बाद चूँकि इस भवन को सील कर दिया गया है, इसलिए इसका लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है और लोगों को सामाजिक कार्यों के संचालन में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब जबकि दुमका में ईवीएम रखने के लिए भवन
नया भवन बन चुका है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि यहाँ पड़े ईवीएम को उस भवन में शिफ्ट किया जाए ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। पंचम कुमार झा, न्यूज़ 18 दुमका। कोरोना की अब तक कोई दवा नहीं आई है और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता से ही इस कोरोना को परास्त किया जा सकता है। ऐसे में रांची के कमल अग्रवाल ने आपदा में अवसर खोज निकाला है। झारखंड कैटरर एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल अग्रवाल ने सब्जी, मसाला, स्ट्रॉबेरी, खजूर, गिलोय, हल्दी का उपयोग कर इम्यूनो बूस्टर रसगुल्ला किंग बनाया है, जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रसगुल्ले के शौकीनों के लिए फल, सब्जी और मसालों के फ्लेवर वाले 12 तरह के रसगुल्ले सबको आकर्षित कर रहे हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।